अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड। बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है क्योंकि इम्तिहान में भी इसके रिलेटेड कम से कम एक लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी आता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसको यूज़ करते हुए होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इस मेथड को यूज़ करते हुए हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन चाहे होमोजीनियस हो या फिर नॉन होमोजीनियस दोनों को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम सिर्फ होमोजीनियस जो होगी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन उसको सॉल्व करेंगे। तो इस टॉपिक के रिलेटेड मैं तकरीबन 4 से 5 क्वेश्चन लूँगा, उनको सॉल्व करूँगा, इस सीरीज़ में बारी बारी अपलोड करूँगा। लेकिन एक ही साथ ये चारों नहीं हो सकते क्योंकि बहुत ही लेंथी क्वेश्चन होते हैं ये। तो एक वीडियो में एक ही क्वेश्चन कवर हो सकता है। तो जो 4-5 मैं वीडियोस अपलोड करूँगा उनमें आधे होमोजीनियस हो गए, आधे नॉन होमोजीनियस। ठीक हो गया। तो दूसरी बात यह है कि अपनी वीडियो के मतलब टॉपिक की तरफ आने से पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि सबसे पहले आपने एक काम ये करना है कि अपनी वीडियो की स्क्रीन को बड़ा कर लेना है ताकि अच्छे से आपको समझ आ सके जो लफ्ज़ लिखे हुए हों। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि मैं वीडियोस वाइट बोर्ड पे आपको समझाता हूँ लिख के, लेकिन ये जो टॉपिक है बहुत लेंथी है, पेजेस पे भी 4-5 पेजेस पे आता है। तो वाइट बोर्ड पे ये कम्प्लीटली कवर नहीं होने वाला, क्योंकि वाइट बोर्ड पे अगर मैं आपको समझा भी दूँ, 2-3 स्टेप कवर भी हो जाए एक बारी में वाइट बोर्ड पे, तो उसको अरेज करना पड़ेगा नेक्स्ट स्टेप पे जाने के लिए। लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे होता है, इनमें नेक्स्ट स्टेप पे जाने के लिए हमें पिछले स्टेप्स हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद होनी चाहिए। तो जब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे तो ऑटोमेटिकली पिछले स्टेप इरेज करने पड़ेंगे। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि ये जो टॉपिक है ये मैं आपको पेजेस के ऊपर समझाऊंगा ताकि जो लिखा हुआ होगा वो हमारे पास रिकॉर्ड भी मौजूद होगा, पिछले स्टेप्स उनको यूज़ करते हुए हम अपने नेक्स्ट स्टेप को भी सोल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है, पार्शियल यू ओवर पार्शियल टी इज इक्वल टू के इंटू पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर। और एक्स पे हमारे पास कंडीशन है कि वो 0 से एल के दरमियान लाया जा रहा है और टी बड़ा है 0 से। और ये बाउंड्री कंडीशंस गिवन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। इनको कैसे यूज़ करना है वो हम क्वेश्चन में ही देखेंगे। ये मैं सारा आपको बताऊँगा कैसे इनको यूज़ करते हैं। तो इसको हमने सोल्व करना है बाई यूजिंग सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड से। तो सबसे पहले हमने जो स्टेप्स इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अप्लाई करने हैं पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो ये हमारे पास स्टेप्स हैं, ये मैंने अपने के तौर पे बनाया हुआ है ताकि स्टेप्स के ज़रिए हम इसे सोल्व करें तो सोल्व करना आसान हो जाए। वैसे तो बहुत लेंथी है ये। तो पहला स्टेप यह है कि हमने सबसे पहले यू ऑफ एक्स टी को पुट कर देना है कि वो एक्स और टी के प्रोडक्ट में लिखा गया। फिर जो हमने यू ऑफ एक्स टी को इस तरह लिखा उसको हमने जो भी हमें गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसमें पुट करेंगे। तो जब हम पुट करेंगे हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस आ जाएगी एक्स और टी की फॉर्म में। ठीक हो गया। फिर हमने सिंपली जो एक्स और टी की फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी हमने सिंपली उनको सोल्व करके एक्स और टी की वैल्यू फाइंड आउट करके इसमें पुट कर देनी है। तो जब हम इसमें पुट करेंगे हमारे पास अननोन कांस्टेंट होंगे, हमने सिंपली उनकी वैल्यू फाइंड आउट करके उसमें पुट कर देने तो हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। ये दिखने में तो 3 स्टेप्स बहुत छोटे लग रहे हैं लेकिन हैं बहुत लेंथी, क्योंकि ये जो वैल्यू होती है ना एक्स की फाइंड आउट करना, इस जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी ना ये पुट करने से ये, तो उसको जब हम सोल्व करते हैं वो स्टेप थोड़ा लेंथी होता है। टी वाली तो इजीली हो जाती है, लेकिन जब एक्स वाली को हम सोल्व करते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को वो थोड़ी लेंथी होती है। तो ये 3 स्टेप्स है। हमने सबसे पहले पुट करना है ये जो कि नॉन ज़ीरो हो। जब हम पुट करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस आ जाएगी, हमने सिंपली उनको सोल्व करना है तो हमारे पास एक्स और टी आ जाएगी, वो हम सिंपली इसमें पुट कर देंगे जो हमने सपोज किया। फिर इसको इनमें पुट करने के बाद हमारे पास अननोन कोफिशिएंट्स भी आते हैं, फिर हमने उनकी वैल्यू पुट करके उसमें पुट कर देनी है, फाइंड आउट करके उसमें पुट कर दें तो सिंपली हमारा आंसर आ जाएगा। ये 3 स्टेप्स हैं। तो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या है कि हमने यू ऑफ एक्स टी को एक और रख लेना है एक्स और टी की प्रोडक्ट में जो कि नॉन ज़ीरो हो, हमने इसको 1 कह लिया। अब हमने इसको गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करना है। तो यहाँ पे यू, ये देखो लिखा हुआ है यू इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स टी। उसकी वजह यह है कि यू का डेरिवेटिव इसमें टी की रिस्पेक्ट से है और एक्स की रिस्पेक्ट से, इसी वजह से लिखा हुआ है यू इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स टी। अगर यहाँ पे वाई होता तो फिर हम लिखते यू इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स वाई। ठीक हो गया। अब हमने सिंपली ये सपोज कर लिया। अब देखो क्वेश्चन में क्या है कि यू का टी की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव है, तो टी की रिस्पेक्ट से जब हम डेरिवेटिव लेंगे, ये फंक्शन है एक्स और टी का। अब टी की रिस्पेक्ट से लेना है तो एक्स एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा, ये ऐसे ही रहेगा और टी का डेरिवेटिव प्राइम आ गया। अब और क्वेश्चन में यू का डबल डेरिवेटिव लिया गया एक्स की रिस्पेक्ट से, तो डबल डेरिवेटिव लेंगे। अब टी एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा और इसका डबल डेरिवेटिव क्या आ जाएगा एक्स डबल प्राइम।
तो हमारे पास ये आ गई इनकी वैल्यूज़, हमने सिंपली गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट कर देनी है, सब्स्टिट्यूट इनटू गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखो राइट लेफ्ट साइड पे है पार्शियल यू और पार्शियल टी, उसकी वैल्यू ये है, वो हमने सिंपली यहाँ पे पुट कर दी। और राइट साइड पे के एज इट इज़ रहा, और पार्शियल स्क्वायर यू और पार्शियल एक्स स्क्वायर की वैल्यू है एक्स डबल प्राइम इंटू टी, वो हमने सिंपली यहाँ पे पुट कर दी। डिवाइड बोथ साइड्स बाय एक्स टी से दोनों साइडों पे डिवाइड कर दिया। तो जब यहाँ पे डिवाइड होगा, देखो इससे हम डिवाइड करेंगे तो एक्स से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे टी प्राइम ओवर टी रह जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे जब डिवाइड करेंगे राइट साइड पे एक्स टी से, तो अब टी से कैंसिल हो जाएगा, तो के इंटू एक्स डबल प्राइम ओवर एक्स आ जाएगा। ठीक हो गया। अब सिंपली ये के इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा इधर आके, या फिर सिंपली इस तरह कर लो, दोनों तरफ 1/k से मल्टीप्लाई कर दिया या के से डिवाइड कर दिया, तो इधर से कैंसिल हो जाएगा, इधर 1/k आ जाएगा। अब देखो ये इंडिपेंडेंट है टी के ऊपर और ये एक्स के ऊपर, और ये दोनों है भी एक दूसरे के इक्वल, तो इसका मतलब है ये लाजमी किसी कांस्टेंट के इक्वल होगी, तो वही लिखा हुआ है इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब कांस्टेंट हम ले लेते हैं कि वो है माइनस लैम्डा। ठीक है, कांस्टेंट हमने कह दिया कि वो क्या है, माइनस लैम्डा, कि ये दोनों किसी माइनस लैम्डा के इक्वल है। किसी बुक्स में प्लस लैम्डा भी लिया गया है, लेकिन उसमें जब हम प्लस लैम्डा लेते हैं थोड़ा सा स्टेप्स चेंज हो जाते हैं। अगर आपने जो मैं समझा रहा हूँ आपने सिंपली इसमें माइनस लैम्डा लेना है, और जो मैं स्टेप्स बताऊँगा आपने सिंपली वो अप्लाई करना है। चाहे फिर दूसरी बुक्स में लैम्डा प्लस लैम्डा भी लिया गया होना, अगर आप यही वाले स्टेप्स उस पर अप्लाई करोगे तो आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा ही फ़र्क है बस, मतलब आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, स्टेप्स में फ़र्क पड़ जाता है। तो अब देखो अब ये वाली इसके इक्वल है और ये दोनों किसके इक्वल है, माइनस लैम्डा के, इसका मतलब ये वाली भी इसके इक्वल है, ये वाली भी इसके इक्वल है। अब हमने सिंपलीफाई कर लेना है। अब देखो सिंपलीफाई करेंगे, ये उधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा, इधर जाके क्या आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, वही हुआ है, ये एक्स उधर जाके मल्टीप्लाई होगा और इधर आके पॉजिटिव, ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, इसको हमने 2 कह लिया। इसी तरह के और टी उधर जाके मल्टीप्लाई होंगे, उधर जाके मल्टीप्लाई हो गए, इधर आके क्या आई है, पॉजिटिव, तो दूसरी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन ये आ गई इन टर्म्स ऑफ टी, ये इन टर्म्स ऑफ एक्स है, ये इन टर्म्स ऑफ टी। तो जो पेपर है उसमें शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि आपको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाए और आपको कहा जाएगा कि यूजिंग सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड कन्वर्ट दिस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इनटू ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपने यहाँ से लेके यहाँ तक जो स्टेप्स है ये अप्लाई कर देना है, तो आपका वो शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएगा। अब हमने सिंपली ये जो है अब डिफरेंशियल इक्वेशन आई है, ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, ऑर्डिनरी। अब हमने इसको सोल्व करना है, सेकंड ऑर्डर है, तो जब हम इसको सोल्व करेंगे हमारे पास 2 अननोन कांस्टेंट आएंगे। अब उन अननोन कांस्टेंट की वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए हमें बाउंड्री कंडीशंस भी चाहिए होती है। तो इसकी जो बाउंड्री कंडीशन हमें कैसे मिलेगी, वो हम इन बाउंड्री कंडीशन को यूज़ करते हुए इसके लिए बाउंड्री कंडीशन फाइंड आउट करेंगे। तो वो फाइंड आउट करने से पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं, नीचे वही लिखा हुआ है, नाउ वी विल फाइंड बाउंड्री कंडीशन फॉर 2, नोट डैट। तो बाउंड्री कंडीशन फाइंड आउट करने से पहले हम एक इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं, नोट डैट इफ़ टी ऑफ टी इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर टी ऑफ टी, ये जो हमने यू ऑफ एक्स टी में एक्स और टी लिया है, मतलब यू ऑफ एक्स टी हमने इक्वल रखा है एक्स और टी से, टी के, अगर ये ज़ीरो हो, टी ऑफ टी ये ज़ीरो हो तो क्या होगा। तो देखो जब हम टी ऑफ टी इसमें पुट करेंगे हमारे पास यहाँ पे ज़ीरो आएगा, ज़ीरो पुट करेंगे तो ज़ीरो जिससे भी मल्टीप्लाई होता है ज़ीरो हो जाता है, तो यू ऑफ एक्स टोटली क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। हमने कहा था कि वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए। इट इज़ अ ट्रिवियल सोल्यूशन बट वी वांट नॉन ट्रिवियल, so we must avoid setting t of t is equal to 0 for all t greater than 0, hence t of t is not equal to 0, ये t of t ज़ीरो के इक्वल नहीं हो सकती, ये मेन पॉइंट है इसमें। ठीक हो गया। अब हमने इसके लिए बाउंड्री कंडीशंस फाइंड आउट करनी है, तो हम इन्हीं गिवन डिफरेंशियल जो पीडीई की बाउंड्री कंडीशंस हैं इनको यूज़ करेंगे। तो पहली कंडीशन क्या है, u ऑफ ज़ीरो, मतलब x की जगह ज़ीरो पुट कर दो। अब यहाँ पे जहाँ जहाँ x है वहाँ ज़ीरो पुट कर दो, यहाँ पे x है ज़ीरो पुट कर दिया, और यहाँ पे x है ज़ीरो पुट कर दिया। और ये क्या गिवन है, u ऑफ ज़ीरो टी पे हमारे पास ज़ीरो है, इसका मतलब ये किसके इक्वल है, ज़ीरो के, हमने ज़ीरो लिख दिया। अब इसको और इससे मल्टीप्लाई करने से ज़ीरो आ रहा है, इसका मतलब या तो ये वाली ज़ीरो है या ये वाली ज़ीरो, लेकिन हमने देखा है कि ये ज़ीरो नहीं हो सकती, इसका मतलब यही वाली ज़ीरो है। दूसरी एक हमारे पास बाउंड्री कंडीशन आ गई इसके लिए, वो x ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो। सेकेंड बाउंड्री कंडीशन हमारे पास क्या है, वो हम इसी को यूज़ करेंगे, सेकंड वाली को यूज़ करेंगे, वो सेकंड हमें मिल जाएगी। जहाँ जहाँ x है वहाँ l पुट कर दो, x की जगह l, x की जगह l, ये वही पुट कर दिया। और ये u ऑफ एल टी किसके इक्वल है, ज़ीरो के, तो हमने सिंपली इसकी जगह ज़ीरो पुट कर दिया। अब इसको और इससे मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ज़ीरो आ रहा है, इसका मतलब या तो ये वाली ज़ीरो है
या ये वाली ज़ीरो है, लेकिन ये वाली ज़ीरो नहीं हो सकती, हमने अभी देखा था, तो इसका मतलब यही ज़ीरो है। तो ये दूसरी हमारे पास बाउंड्री कंडीशन आ गई इसके लिए। सो वी हैव दिस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद बाउंड्री कंडीशन। ये और ये है क्या, सेकंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम इसको सोल्व करेंगे, सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे। तो ये जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आई है, हम इसको कह लेते हैं कि ये इक्वेशन नंबर 4 है। अब हमने इसको सोल्व करना है। तो देखो यहाँ तक तो हमारा स्टेप नंबर 1 हो गया कंप्लीट। वही है कि यू ऑफ एक्स टी को हमने एक्स टी पुट करना है ये प्रोडक्ट के इक्वल रख के। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास दो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी एक्स और टी की फॉर्म में, वो ये आ गई। तो सेकंड स्टेप क्या था, हमने इन्हीं जो हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आई इनको सोल्व करना है और पुट कर देना 1 में। तो पहली ये है हमारे पास, हमने सबसे पहले अब इसको सोल्व करना है। तो इसके लिए देखो, नाउ वी सोल्व क्वेश्चन नंबर 4 जो कि ये है। ठीक हो गया। अब हम जानते हैं कि ये जो लैम्डा है, ये वाला लैम्डा, ये कांस्टेंट है, ये पैरामीटर है एक। ये कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है। ये एक पैरामीटर है, क्या हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर ज़ीरो, इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। तो हमने केस 1 ले लिया कि अगर लैम्डा इज इक्वल टू ज़ीरो, अगर लैम्डा ज़ीरो हो तो लैम्डा की जगह जब हम ज़ीरो पुट करेंगे ये सारी ज़ीरो हो जाएगी, हमारे पास क्या बचेगी, एक्स डबल प्राइम इज इक्वल टू ज़ीरो। अब हमने इसको सोल्व करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका पहले इंटीग्रेट करेंगे इसको एक्स रिस्पेक्ट से, एक डेरिवेटिव कम हो जाएगा और यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। ठीक हो गया। और इसी तरह अब हमने इस डेरिवेटिव ख़त्म करना है, फिर दोबारा इसको इंटीग्रेट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट से, ये एक डेरिवेटिव खत्म हो जाएगा और इधर इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, ए एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, हमने इसको कह लिया बी। अब हमने ए और बी की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, वो हम कैसे करेंगे, वो हम ये जो बाउंड्री कंडीशंस है इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए इनको यूज़ करेंगे। तो देखो हमें पहली बाउंड्री कंडीशन क्या की मैंने, एक्स ज़ीरो पे ज़ीरो इक्वल है ज़ीरो के, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ ज़ीरो पुट कर दो, यहाँ एक्स की जगह ज़ीरो, यहाँ एक्स की जगह ज़ीरो प्लस बी इज इक्वल टू, क्योंकि ये किसके इक्वल है, ज़ीरो के इक्वल, हमने सिंपली ज़ीरो लिख दिया। ये आगे रीज़न भी है। अब देखो ये ज़ीरो से मल्टीप्लाई होगा तो ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा बी, तो बी हमारे पास क्या आ गया, ज़ीरो। तो बी जब हम इसमें पुट करेंगे हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बचेगी, ये वाली एक्स, इसका सोल्यूशन एक्स क्या बचेगा, वो सिंपली क्योंकि बी तो ज़ीरो हो गया, एक्स ऑफ एक्स हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू ए एक्स। ठीक हो गया, ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, ये इसका सोल्यूशन है। ठीक हो गया। आल्सो अब हम सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन यूज़ करेंगे वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो सेकंड क्या है, एक्स ऑफ एल इज इक्वल टू ज़ीरो, सेकंड ये है। अब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ एल पुट कर दो। अब यहाँ पे एक्स एल पुट कर दिया और ये एक्स ऑफ एल किसके इक्वल है, ज़ीरो के इक्वल। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ज़ीरो आ रहा है, इसका मतलब या तो ये वाली ज़ीरो है या ये वाली ज़ीरो है, लेकिन यहाँ पे एल क्या है, लेंथ है, लेंथ ज़ीरो नहीं हो सकती, इसका मतलब यही ज़ीरो है। अब एक्स ऑफ एक्स ये हमारे पास ज़ीरो आ गया, जब हम इधर ज़ीरो पुट करेंगे ओवरऑल ज़ीरो आ जाएगा, तो हमारे पास एक्स ऑफ एक्स क्या आ गया, ज़ीरो। अब जब हम एक्स ऑफ एक्स पुट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 में, यहाँ पे ज़ीरो पुट करेंगे तो ओवरऑल ही सारा क्या हो जाएगा, ज़ीरो, जो कि हम नहीं चाहते, क्योंकि हमने यू ऑफ एक्स टी लिया ही नॉन ट्रिवियल है कि वो नॉन ज़ीरो हो। इसका मतलब ये जो लैम्डा है ना, ये ज़ीरो नहीं हो सकता लैम्डा। और हम पहले ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ चुके हैं कि जब लैम्डा मतलब यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो लैम्डा के लिए और नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन ट्रिवियल आ जाए तो फिर वो वैल्यू लैम्डा आइजन वैल्यू नहीं होती। तो नीचे वही लिखा है, बट वी वांट नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, क्योंकि एक्स ऑफ ज़ीरो पुट करने से ज़ीरो आ रहा है यू ऑफ एक्स टी, बट वी वांट नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। आल्सो देयर इज़ नो आइजन वैल्यू वन लैम्डा इज इक्वल टू ज़ीरो। लैम्डा इज इक्वल टू ज़ीरो के लिए हमारे पास कोई आइजन वैल्यू नहीं है, जब आइजन वैल्यू नहीं तो आइजन फंक्शन भी नहीं होगा। तो ये केस 1 स्किप कर देंगे। तो हमने देखा कि केस 1 में जो लैम्डा जब इक्वल टू ज़ीरो था तो कोई आइजन वैल्यू नहीं आई थी। अब हम केस 2 देखते हैं कि इफ़ लैम्डा लेस देन ज़ीरो के, ज़ीरो से लेस देन हो, लेट, तो जब हम लैम्डा को लेते हैं माइनस अल्फ़ा स्क्वायर। अब अल्फ़ा यहाँ पे ग्रेटर देन है ज़ीरो से, मतलब पॉजिटिव है। अब हम किसी भी पॉजिटिव का स्क्वायर लेंगे और उसको माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इसका मतलब वो माइनस ही होगा, वो नेगेटिव नंबर ही होगा। तो इसका मतलब लैम्डा लेस देन ही ज़ीरो से है, इसका मतलब यही है कि लैम्डा लेस देन है ज़ीरो से। तो जब हम लैम्डा इज इक्वल टू माइनस अल्फ़ा स्क्वायर पुट करेंगे, 4 बिकम्स क्या बन जाएगी, 4 हमारे पास इक्वेशन ये देखो, इसमें लैम्डा इज इक्वल टू माइनस अल्फ़ा स्क्वायर पुट करना है तो हमारे पास आ जाएगी एक्स डबल प्राइम माइनस अल्फ़ा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। अब ये सेकंड ऑर्डर, ये भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि होमोजीनियस कांस्टेंट कोफिशिएंट है, इसमें होमोजीनियस भी है और कांस्टेंट कोफिशिएंट्स भी है। तो हम इसको कैसे सोल्व करते हैं, बाय यूजिंग एक्सिलरी इक्वेशन। सबसे पहले हम इसकी एक्सिलरी इक्वेशन में आते हैं, ये हमने देखा था उसमें ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में ही हमने इसको सोल्व करना सीखा था।
तो अब हमने सबसे पहले इसके लिए क्या करना है, एक्सिलरी इक्वेशन बनानी है। इसकी एक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी एम स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 0, एम स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर आ जाएगा और एम हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस माइनस अल्फा। अब जब हमने देखा था कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में जब रूट्स रियल भी हो और डिस्टिंक्ट भी हो तो उसका सोल्यूशन हम कैसे लिखते थे, इस तरह y इज इक्वल टू C1 e की पावर अल्फा एक्स प्लस C2 e की पावर माइनस अल्फा एक्स। और यहाँ पे C1 C2 कॉन्स्टेंट होते थे, आर्बिट्रेरी होते थे। तो अगर हम C1 C2 लेते हैं 1/2 तो हमारे पास सोल्यूशन क्या बनेगा, ये 1/2 इसके साथ भी है, 1/2 इसके साथ भी, इसका मतलब e की पावर अल्फा एक्स प्लस e की पावर माइनस अल्फा एक्स ओवर 2 बन जाएगा, जो कि फार्मूला किसका होता है, कोज हाइपरबोलिक एक्स अल्फा एक्स का। और C1 अगर हम ले 1/2 एंड C2 हम ले -1/2 तो ये हमारे पास सोल्यूशन क्या बनेगा, e की पावर अल्फा एक्स माइनस, इसकी वजह से यहाँ पे माइनस आ जाएगा, e की पावर माइनस अल्फा एक्स ओवर 2। तो हमारे पास ये किसका फार्मूला आ गया, साइन हाइपरबोलिक अल्फा एक्स का, यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस जिसमें दरमियान में माइनस आ जाए वो हाइपर साइन होता है और पॉजिटिव आ जाए तो कोज होता है। अब हमें पता है कि बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अगर कोई मतलब हमारे पास कोई दो आ गए सोल्यूशन, किसी भी इक्वेशन के दो सोल्यूशन आ गए, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमें कहता है कि जब हम इन दो को ऐड करेंगे, इन दो सॉल्यूशंस को ऐड करेंगे, जो हमारे पास एक न्यू सोल्यूशन आएगा वो भी उसका उस इक्वेशन का क्या होगा, सोल्यूशन होगा। तो उसके मुताबिक जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास जो अगेन जो सोल्यूशन आएगा वो भी उसका सोल्यूशन आएगा, वो भी उसका सोल्यूशन होगा। ठीक हो गया। तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, इसको e की पावर अल्फा एक्स की फॉर्म में लिखने के बजाय हम इसको लिख सकते हैं a कोस हाइपरबोलिक अल्फा एक्स प्लस b साइन हाइपरबोलिक अल्फा एक्स। यहाँ पे अगेन फिर अल्फा और बीटा क्या है, आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स हैं। ठीक हो गया। तो आपने परेशानी हो ना, शायद बुक्स में भी आपकी इस तरह ही लिखा हुआ हो, क्योंकि किसी किसी बुक्स में कोस हाइपरबोलिक की फॉर्म में लिखा हुआ है, किसी बुक्स में एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो अगर कोस हाइपरबोलिक फॉर्म में लिखा हुआ हो, आपने परेशानी हो ना, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया कैसे आया। तो हम एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिखने के बजाय हाइपरबोलिक की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो एक्स ऑफ इसका हमारे पास सोल्यूशन क्या बनेगा, एक्स ऑफ एक्स ए कोस हाइपरबोलिक अल्फा एक्स प्लस बी साइन हाइपरबोलिक अल्फा एक्स। अब हमने ए और बी की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, वो कैसे करेंगे, जो हमारे पास जो दो बाउंड्री कंडीशंस हैं उनको यूज़ करेंगे। तो पहली क्या है कि वो हमारे पास है एक्स 0 पे 0 है। ठीक हो गया। तो पहले हमारे पास ये है। अब हमने जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 0 पुट कर देना है, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 आ गया। अब कोस हाइपरबोलिक 0 पे 0 1 होता है तो हमने सिंपली a इंटू 1 लिख दिया, और साइन हाइपरबोलिक 0 पे 0 होता है, हमारे पास 0 आ गया। और यहाँ पे ये तो ऑलरेडी हमें पता है एक्स ऑफ 0 0 के इक्वल है, इसका मतलब a हमारे पास 0 आ गया। तो हमने सिंपली इस सोल्यूशन में पुट कर देना है। a जब हम इसमें पुट करेंगे ये सारा ही 0 हो जाएगा, और पीछे हमारे पास क्या बचेगा, b साइन हाइपरबोलिक अल्फा एक्स। तो एक्स ऑफ एक्स हमारे पास क्या आ गया, b साइन हाइपरबोलिक अल्फा एक्स। अब हमने b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये कांस्टेंट है, इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, सेकंड बाउंड्री कंडीशन को यूज़ करेंगे। x ऑफ l इज इक्वल टू, सेकंड हमारे पास क्या है, x ऑफ l इक्वल टू 0। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ l पुट कर दो, x की जगह l पुट कर दिया, x की जगह l पुट कर दिया, और ये किसके इक्वल है, 0 के, हमने 0 लिख दिया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करने से 0 आ रहा है, इसका मतलब या तो ये वाला 0 है या ये वाला 0। तो अगर हम देखते हैं कि अगर ये वाला 0 है, साइन हाइपरबोलिक अल्फा एल इज इक्वल टू 0, तो हम जानते हैं कि साइन हाइपरबोलिक अल्फा एल कब 0 होता है, इफ़ एंड एक ही सूरत में 0 होता है, जब अल्फा एल इक्वल टू 0 हो। लेकिन हमने कहा था कि अल्फा तो बड़ा है 0 से, ठीक है, और एल भी 0 नहीं हो सकती क्योंकि वो लेंथ है। तो जब दो नॉन ज़ीरो को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो नॉन ज़ीरो ही आएगा, तो इन दोनों की प्रोडक्ट भी इक्वल टू 0 नहीं हो सकती। तो इसका मतलब साइन हाइपरबोलिक अल्फा एल इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। सो बी मस्ट बी 0 होगी, क्योंकि हमने देखा ये तो 0 है ही नहीं, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 0 आ रहा है, तो इसका मतलब यही 0 है। तो b मस्ट बी 0। तो जब हम b 0 इधर पुट करेंगे तो x ऑफ x हमारे पास 0 आ गया। अगेन वही वाला सिलसिला आ गया कि x ऑफ x क्या हो जाएगा, कि मतलब जब हम x ऑफ x इसमें पुट करेंगे 1 में, जो कि हमने पीछे देखा था, तो u ऑफ x हमारे पास 0 आ जाएगा। तो जो क्या बनेगा, एक ट्रिवियल हमारे पास वो आ जाएगा, ट्रिवियल सोल्यूशन आ जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। ठीक हो गया। आल्सो देयर इज, क्योंकि एक्स ऑफ एक्स हमारे पास 0 आ गया, ये ट्रिवियल हो गया। जब सोल्यूशन ट्रिवियल आता है तो हमारे पास कोई आइजन वैल्यू नहीं होती है, और अगर आइजन वैल्यू ना हो तो आइजन फंक्शन भी नहीं होता। इसी वजह से केस 2 के लिए जब लैम्डा लेस देन 0, और केस 1 जब लैम्डा इक्वल टू 0, इन दोनों केसेस के लिए हमारे पास कोई आइजन वैल्यू ही नहीं है और ना ही कोई फंक्शन है। अब हम चलते हैं अपने केस नंबर 3 की तरफ। तो केस नंबर 3 है हमारा ये रहा।
केस नंबर 3 है कि इफ़ लैम्डा ग्रेटर दैन 0। अगर लैम्डा ग्रेटर दैन 0 तो हम लेट कर लेते हैं लैम्डा इज इक्वल टू अल्फ़ा स्केयर के। अब अल्फ़ा बड़ा है 0 से। अब अल्फ़ा जब कोई भी पॉजिटिव नंबर का स्केयर लेते हैं तो पॉजिटिव ही आता है, इसका मतलब लैम्डा क्या है, पॉजिटिव है। लैम्डा बड़ा है 0 से, तो जब हम लैम्डा की जगह अल्फ़ा स्केयर पुट करेंगे 4, हमारी इक्वेशन नंबर 4 वो क्या बन जाएगी, जहाँ लैम्डा है वहाँ पे सिंपली अल्फ़ा स्केयर पुट कर देना, तो हमारे पास ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी। अब हमने सिंपली वही पहले की तरह इसकी वो एक्सिलरी इक्वेशन बनानी है। इसकी एक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, एम स्केयर प्लस अल्फ़ा स्केयर इज इक्वल टू 0, एम स्केयर इज इक्वल टू माइनस अल्फ़ा स्केयर, ये क्योंकि उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, और एम हमारे पास रूट्स आ जाएंगे प्लस माइनस अल्फ़ा आयोटा। हम जानते हैं जब रूट्स कम्प्लेक्स होते हैं तो सोल्यूशन उसका इस फॉर्म में लिखा जाता है। तो एक्स ऑफ एक्स हमारे पास क्या आ गया, ए कोस अल्फ़ा एक्स प्लस बी साइन अल्फ़ा एक्स। अब हमने यहाँ पे अगेन ए और बी की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, वो किस तरह, जो हमने बाउंड्री कंडीशंस फाइंड आउट की थी उनको यूज़ करते हुए। ठीक हो गया। अब पहली हमारी बाउंड्री कंडीशन है एक्स ऑफ 0 पे 0 है, एक्स 0 पे 0 है, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 0 पुट कर दो, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 0 पुट कर दिया। साइन 0 पे 0 होता है, ये सारा ही 0 हो गया। कोस 0 पे 1 होता है, तो इसी वजह से यहाँ पे ए आ गया, तो इसका मतलब ए हमारे पास 0 आ गया। ए यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये सारी 0 हो जाएगी। पीछे एक्स ऑफ एक्स हमारे पास क्या बचेगा, बी साइन अल्फ़ा एक्स। अब सेकंड हमारे पास क्या है, एक्स ऑफ एल इज इक्वल टू 0, ये सेकंड बाउंड्री कंडीशन है। जब हम जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ एल पुट करेंगे, एक्स की जगह एल पुट कर दिया, एक्स की जगह एल पुट कर दिया, और ये इक्वल टू किसके, 0 के, हमने 0 लिख दिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 0 आया, इसका मतलब या तो ये 0 है या फिर ये वाली 0 है। अब अगर हम b इक्वल टू 0 आ गया इसमें, तो ये भी ट्रिवियल सोल्यूशन बन जाएगा, लेकिन हम तो फाइंड आउट करना चाहते हैं नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, सो वी मस्ट बी पुट b इज नॉट इक्वल टू 0। सिंस वही नीचे लिखा है, सिंस वी वांट नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन सो मस्ट बी इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब साइन अल्फ़ा एल इक्वल टू 0 होगा लाजमी। और हम जानते हैं कि साइन अल्फ़ा एल कब 0 होता है, जब अल्फ़ा एल इज इक्वल टू एन पाई। ये ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूला है कि साइन थीटा कब 0 के इक्वल होता है, इफ़ एंड ओनली इफ़ थीटा अगर बराबर हो एन पाई के, और एन यहाँ पे क्या है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, जो वही लिखा हुआ है। साइन अल्फ़ा एल इज इक्वल टू 0 एक ही सूरत में हो सकता है, अगर अल्फ़ा एल इज इक्वल टू एन पाई, एन की ये वैल्यूज़ है 0 प्लस माइनस 1 अप टू सो ऑन। अब हमने अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो एल इधर डिवाइड हो जाएगा नीचे आके। अब क्योंकि यहाँ पे एन हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं एन की कि 0 भी है, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 अप टू सो ऑन इन्फिनिट है ये, तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो यहाँ पे लैम्डा एन इसीलिए लग गया क्योंकि अब लैम्डा कोई एक वैल्यू नहीं है, लैम्डा की इन्फिनिट वैल्यूज़ आ गई हमारे पास यहाँ पे। इस वजह से अब हम लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब हमने इसलिए यहाँ पे लैम्डा एन लिख दिया। लैम्डा इज इक्वल टू अल्फ़ा स्केयर था, अल्फ़ा की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एन स्केयर पाई स्केयर ओवर एल स्केयर। अब ये क्योंकि लैम्डा हमारे पास ये नॉन ज़ीरो आया, क्योंकि हमारे पास सोल्यूशन नॉन ज़ीरो आया, तो इसी वजह से लैम्डा ये क्या है, आर आइजन वैल्यू लैम्डा। अब ये जितनी भी वैल्यूज़ है ये आइजन वैल्यू है। एंड एक्स ये हमारे पास कैसे आया, हमने सिंपली यहाँ पे ये जो वैल्यू हमारे पास आई थी एक्स ऑफ एक्स इक्वल टू बी साइन अल्फ़ा एक्स, अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे पुट की, अल्फ़ा की वैल्यू क्या थी एन पाई ओवर एल, तो ये एक्स एन एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, बी एन साइन एन पाई ओवर एल एक्स। सिंपली यहाँ पे हमने अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दी। अब ये जो हमारे पास सोल्यूशन आया ये क्या है, कोरस्पॉन्डिंग आइजन फंक्शन, इन आइजन वैल्यूज़ के कोरस्पॉन्डिंग आइजन फंक्शन है। अब आप परेशान नहीं होना कि हमने x की जगह एक्स एन क्यों लगाया, एक्स एन इसलिए क्यों लगाया, इसलिए लगाया कि n की अब डिफरेंट वैल्यूज़ है, वो बहुत ज़्यादा इन्फिनिट वैल्यूज़ है, इसी वजह से हमने उसके कोरस्पॉन्डिंग n लगा दिया यहाँ पे, एक्स एन बी एन, क्योंकि जितनी वैल्यूज़ हम पुट करते रहेंगे उतने ही फंक्शन आएंगे, उतने ही कॉन्स्टेंट्स आएंगे, इस वजह से हमने एक्स एन बी एन लगा दिया और सिंपली यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दी, और ये आइजन फंक्शन है। अब ये एक्स एन एक्स हमारे पास जो हमारा मेन पॉइंट था, हमने क्या एक्स फाइंड आउट करना था, ये हमने फाइंड आउट कर लिया, लेकिन अभी एक थोड़ी सी बात रह गई कि एक्स एन एक्स पोसेसिस नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन इफ़ एन इज इक्वल टू 1 2 3। अगर एन की वैल्यू 1 2 3 होगी तभी एक्स एन एक्स पोसेस करेगा नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, क्योंकि हमें ट्रिवियल सोल्यूशन चाहिए नहीं, हमें चाहिए नॉन ट्रिवियल। अब ये जो बात है, अब देखो हम जानते हैं कि अगर हम एन की जगह 0 पुट करेंगे इसमें एन की जगह 0, जब यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ओवरऑल ही सारा 0 हो जाएगा, साइन 0 पे 0 होता है जो कि ट्रिवियल बन जाएगा, हम तो ट्रिवियल चाहते नहीं, इस वजह से 0 ड्रॉप हो जाएगी यहाँ से। इसी तरह अब हम जानते हैं कि साइन ऑड फंक्शन होता है कि जब हम एन की जगह -1 पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगी, माइनस साइन माइनस पाई ओवर एल एक्स, और हम जानते हैं कि साइन इवन होता है, ऑड फंक्शन होता है, नेगेटिव साइन बाहर आ जाता है,
पाई ओवर एल एक्स। इसी तरह जब हम साइन एन की जगह 1 पुट करेंगे वो हमारे पास क्या बनेगा, साइन पाई ओवर एल एक्स। तो ये आपस में कट जाएंगे। इसी तरह -2 + 2 आपस में कट जाएगा, -3 + 3 आपस में कट जाएगा। तो अगेन हमारे पास जो सोल्यूशन आएगा वो 0 आएगा। इसका हमें तो चाहिए नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, मतलब 0 ना हो वो। तो वो 0 एक ही सूरत में आ सकता है जब n = 1 2 3 अप टू सो ऑन, मतलब 0 और नेगेटिव वैल्यूज़ को अगर हम स्किप करते हैं तभी हमारे पास नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आता है। तो इसका मतलब xn x = bn sin n पाई ओवर एल एक्स, और n हमारे पास यहाँ पे क्या है 1 2 3 अप टू सो ऑन, मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स हो n हमारे पास। तो एक हमारा पहला स्टेप हो गया कि हमने x ये फाइंड आउट कर लिया x। अब हमने फाइंड आउट करना है ये दूसरी वैल्यू t। एक तो होगी, अब हमने सेकंड फाइंड आउट करनी है। अब तो अब हमारे स्टेप्स के मुताबिक हमने x तो फाइंड आउट कर लिया। अब हम दूसरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके ये t फाइंड आउट करेंगे, t की वैल्यू। तो देखो सेकंड हमारी ये थी डिफरेंशियल इक्वेशन, t प्राइम प्लस k लैम्डा t = 0। अब हमें यहाँ पे लैम्डा के लिए केसेस लगाने की ज़रूरत कोई नहीं है, तीनों जैसे हमने इस वाली में x वाली में किया था। लैम्डा 0 है, <0 है, <0, वो अब हमें लगवाने तीनों स्टेप्स यहाँ पे अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब हमें लैम्डा की वैल्यू मिल गया। लैम्डा की वैल्यू क्या है, n² पाई² ओवर l²। वो सिंपली हम यहाँ पे पुट करके करेंगे। तो देखो हमने सिंपली पुट कर दी लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे। तो अब हम इसको सिंपली सॉल्व करेंगे। तो इसकी एक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, m + n² पाई² ओवर l² इंटू k = 0। अब ये m इधर ही रहा, ये तो जाके माइनस हो जाएगा। तो एक ही रूट आया, तो इसका सोल्यूशन क्या बनेगा, TNT = e की पावर यहाँ पे Cn भी आएगा, सॉरी ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट भी आता है। Cn हमने इसलिए लगाया क्योंकि n की वैल्यू है 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये इन्फिनिट तक है, इस वजह से हमने Cn भी लगा दिया। इसी वजह से यहाँ पे Tn भी लगा दिया। अब ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया इसका t, इसका जो कि क्या है Cn e की पावर -n² पाई² ओवर l² kt। अब हमारे पास x भी आ गया, t भी आ गया। अब हमने सिंपली करना क्या है, x और t, सिंपली x की वैल्यू भी आ गई t की, अब हमने 1 में पुट कर देनी है। पुट xn एंड t इन 1। वो तो हम अगर हम इसमें पुट करेंगे तो ये, क्योंकि ये x1 x2 x3 अप टू सोन t1 t2 t3 अप टू सोन, जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो इसी तरह हमारे पास यहाँ पे इसके कोरस्पॉन्डिंग आएंगे u1 u2 u3। इसी तरह इनको हमने लिख लिया un xt = xn x इंटू tnt। अब हम जानते हैं xn x किसके इक्वल है, वो bn साइन n पाई ओवर एल एक्स Cn e की पावर -n² पाई² ओवर l² kt n = 1 2 3 अप टू सो ऑन। अब ये वाला जो कांस्टेंट है और ये वाला कांस्टेंट, ये मल्टीप्लाई होके एक और कांस्टेंट आ गया, हमने इसको नाम दे दिया bn का। तो हमारे पास साइन n पाई ओवर एल एक्स e पावर -n² पाई² ओवर l² kt n = 1 2 3 अप टू सो ऑन। अब हम जानते हैं कि u1 u2 u3 अप टू सो ऑन ये सारे क्या हैं, सोल्यूशन है। और हमें प्रिंसिपल सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, वो क्या होता है कि अगर हमारे पास u1 u2 u3 अप टू सोन ये जितने भी सोल्यूशन हो, जब हम इनको ऐड करते हैं तो अगेन जो सोल्यूशन आता है वो भी उसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन होता है। तो ये जितने भी सोल्यूशन हैं जब हम इनको ऐड करेंगे, समेशन का मतलब यही है कि हमने इनको 1 से इन्फिनिटी तक जितने भी इनको ऐड करेंगे, तो जो न्यू सोल्यूशन आया हमने उसको u ऑफ xt का नाम दे दिया। तो ये भी क्या होगा, सोल्यूशन ही होगा। यही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता है। u ऑफ xt जो कि इक्वल है समेशन n1 से इन्फिनिटी un xt इज आल्सो अ सोल्यूशन। अब हमने un xt की जगह सिंपली un xt की वैल्यू पुट कर देनी है, वो ये है, वो सिंपली हमने ये सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। अब यहाँ पे bn क्या है, अननोन कांस्टेंट है। अब हमने सिंपली इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो सोल्व हो जाएगा। तो स्टेप 3 यही था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन कांस्टेंट। अब इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, ये देखो ये bn की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये जो हमारे पास हमने ये दो तो बाउंड्री कंडीशन यूज़ कर ली थी, ठीक है, ये वाली रह गई थी। अब हम इसको यूज़ करते हुए इस bn की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। वो हम कैसे करेंगे, उसके लिए हमने सिंपली ये देखो ये आ गया कि ये हमारे पास क्या गिवन है, ux मतलब t की जगह 0 पुट किया हुआ, ux0 = x। जहाँ जहाँ t है वहाँ 0 पुट कर दो। तो सिंपली जहाँ जहाँ टी है वहाँ 0 पुट कर दो। यहाँ पे हमने यहाँ पे ये सॉरी किधर गया, यहाँ पे टी था 0 पुट कर दिया, और यहाँ पे टी था 0 पुट कर दिया, ये वही किया है। तो यहाँ पे टी था 0 पुट किया, और एक्सपोनेंशियल की पावर में यहाँ पे टी था 0 पुट कर दिया। तो 0 से जो भी मल्टीप्लाई होता है 0 जाता है। e की पावर 0, यहाँ पे e की पावर 0 आ गया, और e की पावर 0 हम जानते हैं 1 होता है, ठीक हो। तो सिंपली यहाँ पे 1 आ गया। तो और हम ये जानते हैं कि ये किसके इक्वल है, u ऑफ x 0 के
ये है एक्स के इक्वल, तो सिंपली हमने यहाँ पे एक्स लिख दिया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, एक्स इज इक्वल टू समेशन एन 1 से इन्फिनिटी बी एन साइन एन पाई ओवर एल एक्स। ठीक हो गया। अब ये कि इसको कह लो कि ये क्योंकि एक्स का फंक्शन है, हम इसको कह देते हैं एफ इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स। इसको हम एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं क्योंकि ये है ही एफ ऑफ एक्स। अब देखो ये इसमें साइन यूज़ हो रहा है और समेशन है, ये सीरीज़ है और जिसमें साइन हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज़ हो रहा हो, उसको हम कहते हैं कि वो फोरियर सीरीज़ है। ये एक फोरियर सीरीज़ है, ये हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ चुके हैं। और जो भी फोरियर सीरीज़ हो उसमें ये जो अननोन कांस्टेंट होता है बी एन, उसकी वैल्यू इस फार्मूले की मदद से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो काफ़ी स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं कि ये हम बी एन की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये फाइंड आउट करने के लिए हम ये फार्मूला क्यों लगाते हैं। आपने परेशान नहीं होना, अगर आपने पहले ये नहीं भी पढ़ा हुआ तो ये आपको राइट साइड पे एक डेफिनेशन स्क्रीनशॉट मैंने लिया हुआ है, बुक से ही है। ये डेफिनेशन है बकायदा कि जो भी सीरीज़ फॉर्म की होती है उसको हम फोरियर साइन सीरीज़ कहते हैं, और उसमें बी एन की वैल्यू के लिए यही फार्मूला डेफिनेशन में दिया गया है, 2/p 0 से p एफ ऑफ एक्स साइन एन पाई ओवर एल एक्स डी एक्स। और ये किस पे डिफाइन होती है, ये इंटरवल होता है -p से p। ठीक हो गया। अब ये जो है हमारे पास जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन में -p से p है, और हमारे पास यहाँ पे जो इंटरवल है वो 0 से l है। ये देखो, ये आपके पास सामने गिवन है, ये 0 से l है। और जो 2/p होता है वो राइट साइड पे जो पॉजिटिव होता है इंटरवल के वही होता है, तो इसका मतलब p हमारे पास यहाँ पे l है। तो जहाँ जहाँ डेफिनेशन में बी एन की वैल्यू फार्मूले में जहाँ जहाँ p है वहाँ l पुट कर दिया। इसी वजह से हमने यहाँ पे 2/l 0 से l एफ ऑफ एक्स साइन एन पाई ओवर p था, p की जगह हम l पुट करेंगे क्योंकि हमें इंटरवल 0 से l गिवन है। l आ गया x dx। अब सिंपली हमने कुछ भी नहीं करना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा के इसको सोल्व कर लेना है। अब इसको मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूँगा, लेकिन मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो प्रोसेस है ये मैंने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करके इसको सोल्व कर दिया। ये आपको आना चाहिए और ये आता भी होगा आपको। ये सिंपली आपने देखना है, सिंपली इसको इंटीग्रेट किया गया है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से। तो यहाँ तक यहाँ तक हम आ जाएंगे। जब आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इसके ऊपर अप्लाई करेंगे हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे। उसके बाद जो स्टेप्स हुए हैं वो कैसे लिखे हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ तक पहुँच गए। अब इससे बाद जो स्टेप है कि हमने कोस एन पाई को -1 की पावर n क्यों लिखा, उसकी वजह यही है कि हम जानते हैं एक हमारे पास है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये होता है डिमोवरे थ्योरम, जो कि किसके इक्वल होता है, ये पावर n आ जाएगा यहाँ पे, कोस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। ठीक हो गया कि कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की होल की पावर जो n होती है ना, वो हम उसको लिख सकते हैं कि ये जो पावर है वो एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। ये डिमोवरे थ्योरम है। डिमोवरे थ्योरम के मुताबिक हम किसी भी इस तरह की लिखी हुई फॉर्म को इस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं कि जो पावर होगी वो एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब देखो हम कोस n पाई को लिख सकते हैं ना, कोस n पाई प्लस आयोटा साइन n 0। ठीक होगा, इस तरह हम लिख सकते हैं। अब डिमोवरे थ्योरम आप इसके ऊपर अप्लाई करें, कोस ये क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है वो किस में चला जाएगा, पावर में चला जाएगा n। ठीक हो गया। अब कोस ये तो साइन 0 पे 0 होता है, कोस पाई प्लस 0 की पावर n, और यहाँ पे सिंपली कोस पाई की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी n, और ये -1 की पावर n। कोस पाई हम जानते हैं कि वो -1 के इक्वल होता है, -1 की पावर n आ गया। तो आपने ये परेशान नहीं आना, ये कैसे होगा, ये इस टाइप से आ गया। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि ये कैसे आएगा। ठीक हो गया। कोस -1 की पावर हमारे पास सिंपली यहाँ पे ये n आ गया, -1 की पावर n। ये वो देखो कोस n पाई की जगह हमने -1 की पावर n लिख दिया। अब देखो एक -2 है, मतलब ये -1 ही है, -2 के साथ जो लिखा हुआ है -1 इंटू -2 लिखा हुआ है, ये इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। अब एक -1 ये है और एक -1 की पावर ये है। अब ये इसको हम इकट्ठा लिखें अगर, -1 की पावर -1 इंटू -1 की पावर n। अब बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, -1 की पावर n प्लस 1 हो जाएगी। तो माइनस जो 1 था वो क्योंकि बेस सेम होने की वजह से उनकी पावर ऐड हो जाएगी, इसी वजह से हमारे पास ये क्या आ गया, 2/l n पाई -1 n की पावर n प्लस 1, और यही हमारे पास बी एन है। तो यही बी एन की वैल्यू सारी हमने वैल्यू कहाँ पे पुट कर देनी है, सिंपली हमारे इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास सिंपली 2l ओवर n पाई -1 की पावर
n+1 हमने पुट कर दी, बी एन की वैल्यू यहाँ पे, साइन बाकी सारी एज इट इज़ आएगी, साइन n पाई ओवर एल एक्स ई की पावर माइनस एन स्क्र पाई स्क्र ओवर एल स्क्र के टी। तो ये जो हमारे पास सोल्यूशन आया यही हमारा ये वाला यही क्या है रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। सिंपली हमने बी एन की वैल्यू फाइंड आउट करके इसमें पुट कर दी तो हमारे पास ये फाइनल रिजल्ट आया। तो और यही हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है।